Please like, subscribe and share our channel The Smart Economics. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स में। मैं कीर्ति कुमार आहूजा आपके सामने लेकर आया हूं बजट विश्लेषण 2019-20, जिसमें हम बात करेंगे 1 फरवरी को जो बजट आया, अंतरिम बजट 2019-20 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट को जो है वो पेश किया है वित्त मंत्री पीयूष जी गोयल ने, और ये टॉपिक सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यदि आपको जो है वो किसी प्रकार के नोट्स, क्विज या वीडियो जो है वो देखने हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर www.thesmarteconomics.in पर जाकर जो है वो सभी प्रकार के नोट्स, क्विज ये जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में या बजट के बारे में। तो आज की चर्चा में जो है वो हम 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु रहेगा अंतरिम बजट क्या है। दूसरा जो हमारा बिंदु रहेगा चर्चा का वो रहेगा बजट भाषण के प्रमुख अंश क्या है। तीसरा हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है। और चौथा हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि बजट में हमने कौन सी नई प्रस्तावित योजनाएं जो है वो लाए हैं। तो बात करते हैं हम कि वित्त मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई कि वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, और अंतरिम बजट पेश होने की स्थिति में नई सरकार के गठन के पश्चात जुलाई में शेष वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करना होगा। तो हम बात करते हैं अंतरिम बजट हमारे प्रथम बिंदु से कि अंतरिम बजट क्या है। तो अंतरिम बजट ये चुनावी वर्ष में एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता इस बजट के माध्यम से पूरी की जाती है। नई सरकार बनाने के लिए जो समय है उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है, और इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जाता जिसमें ऐसे नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में संशोधन की जरूरत हो। अंतरिम बजट की परंपरा है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर जिसमें इनकम टैक्स शामिल है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों या इनडायरेक्ट टैक्स में भी कम बदलाव किया जाता है। आगे हम बात करते हैं बजट भाषण के प्रमुख अंश की। तो बजट भाषण जो है वो अरुण जेटली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण पीयूष जी गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और पीयूष जी गोयल ने सरकार की बजट भाषण में 4.5 साल की उपलब्धियों को लेखा जोखा जो है वो संसद के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सरकार का 4.5 साल का जो है वो क्या प्रॉपर एजेंडा रहा, या सरकार ने इन 4.5 सालों में क्या कार्य किया, और सरकार की बजट की भावी योजनाएं क्या है, या सरकार जो है वो किस प्रकार की योजनाएं जो है वो आगे प्रस्तुत करना चाहती है। तो बिंदुवार शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि वर्ष 2022 तक एक ऐसा न्यू इंडिया बनाने का सपना साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसा इंडिया जो डिजिटल इंडिया हो, जहां सभी युवाओं को काम हो, युवाओं को स्किल इंडिया के रूप में डेवलप किया जाए, उन्हें काम सिखाया जाए और उन्हें जो है उनकी योग्यता के अनुसार से रोजगार या उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाए। फिर उन्होंने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 2013-14 की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही आवश्यक बात है। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने बताया अपने बजट भाषण में कि मुद्रास्फीति की औसत दर 2009 से 14 के बीच में 10.1% थी, जिसे कम कर 4.6% के स्तर तक ला दिया गया, तथा दिसंबर 2018 में मुद्रास्फीति की दर 2.19% थी, और ये मुद्रास्फीति में निरंतर होने वाली कमी को प्रदर्शित करता है। मुद्रास्फीति टॉपिक को जो है वो आप मेरे पहले के वीडियो से जो है वो देखकर समझ सकते हैं। आगे बात की है कि इस बार सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में कर सुधारों के लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया, जो एक बहुत बड़ा प्रयास था देश के अंदर कर सुधार के लिए। फिर उन्होंने बताया कि सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर को बिजली का मुफ्त में कलेक्शन उपलब्ध करवाया गया, और इससे हर घर बिजली जो है वो पहुंचाने का सपना सरकार साकार करने की ओर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा सरकार ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय मुहैया कराने के लिए सरकार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम
जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना सरकार के द्वारा भविष्य के लिए शुरू की जाएगी। फिर सरकार ने अपने बजट भाषण में बताया कि जिन करदाताओं की कर योग्य वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक है उन्हें कर में पूर्ण रूप से छूट मिलेगी और इसलिए उन्हें किसी प्रकार का आयकर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आयकर दाताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत देने वाला जो है वो उपाय है। इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। फिर आगे इन्होंने बताया कि भारत को स्वस्थ, आत्मनिर्भर और न्यू इंडिया बनाना है, जिसमें एक ऐसा भारत सृजित हो जहां पूर्ण स्वच्छता हो, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने, विकास की नई परिभाषा हो और हम विश्व में एक नए इतिहास का निर्माण करें, ऐसा हमारे वित्त मंत्री पीयूष जी गोयल ने अपने बजट भाषण में कहा। अब हम आगे के बिंदु की चर्चा करते हैं और आगे का बिंदु है बजट की मुख्य विशेषताएं, यानी इस बजट में पहली बात तो इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ था, सभी वर्गों को इस बजट में फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी हम कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी भी सिद्ध होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषकों के लिए। तो छोटे और सीमांत कृषकों को निश्चित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा सरकार के द्वारा बजट में की गई। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी कमजोर भूस्वामी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी और इससे लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों के लाभान्वित होने की जो है वो उम्मीद की जा रही है। दूसरा नंबर अगर हम बिंदु की बात करेंगे तो गौ माता के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना का विचार किया गया है। इस आयोग का जो उद्देश्य होगा वो होगा गाय का सतत आनुवंशिक उन्नयन करना और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में जो है वो इस राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा जो है वो हमें सहायता मिलेगी। तो ये एक काफी अच्छा प्रयास है गौ माता के लिए। फिर अगर हम बात करेंगे पशुपालक और मत्स्य पालन की गतिविधियां चला रहे किसानों के लिए, तो उन्हें 2% की ब्याज छूट को जो है या उन्हें 2% की ब्याज छूट का लाभ जो है वो दिया गया है और उनके ऋणों का यदि समय पर वो पुनर्भुगतान कर देते हैं तो उन्हें 3% अतिरिक्त ब्याज में छूट का प्रावधान जो है वो सरकार के द्वारा इस बजट में किया गया है और ये उन पशुपालक और किसानों के लिए जो है वो काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आगे बात करते हैं सैन्य सुरक्षा। तो इस बार सरकार ने डिफेंस पर काफी अधिक ध्यान दिया गया है और सैन्य सुरक्षा के लिए रक्षा बजट जो है उसको 3,05,296 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। रेलवे के लिए सरकार ने जो है वो वर्ष 2019-20 में रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अगर हम बात करेंगे सामान्य करदाता की, तो करदाताओं के लिए 5 लाख रुपए तक की आयकर में पूरी छूट दी गई है और इससे करीब 3 करोड़ लघु और मध्यम वर्ग के करदाताओं को 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत मिलेगी। यानी यदि कोई करदाता बचत करता है तो बचत के रूप में 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त यदि वो बचत करता है तो लगभग 6.5 लाख रुपए तक की आय पर भी करदाता को किसी प्रकार के कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अगर बात करें हम वेतन भोगियों के लिए, तो वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती को वर्तमान में 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 तक किया जा रहा है और एक काफी अच्छा और नया प्रयास है ये। फिर अगर हम बात करें कि बैंक डाकघर में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की जो टीडीएस सीमा थी वो 10,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर जो है वो इस सरकार ने 40,000 करने का प्रस्ताव जो है वो किया है। यानी अब 40,000 रुपए तक के ब्याज पर भी किसी प्रकार का कोई टीडीएस जो है वो नहीं घटेगा। अगर हम बात करेंगे महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, तो 1330 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आवंटित किया है और आंगनबाड़ी में आशा सहयोगियों के मानदेय में भी सरकार ने 50% की वृद्धि की है और उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का सरकार ने जो है वो लक्ष्य तय किया है, जिसमें से 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, 2 करोड़ जो है वो दिए जाने बाकी हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट बिंदु की बात करेंगे मुद्रा योजना, सरकार की बहुत ही बड़ी योजना जिसमें छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटीड जमानत या संपत्ति जमानत के जो है वो ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत कुल मिलाकर 7,23,000 करोड़ रुपए के जो है वो 1,556 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं और जो काफी बड़ी जो है वो संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें कि 11वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को और उदार किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकार ने एनपीएस में अपने योगदान को बढ़ाकर यानी न्यू पेंशन स्कीम में अपने योगदान को बढ़ाकर 10% से 14% कर दिया है। आगे हम बात करते हैं कि ग्रेजुएटी के भुगतान की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है
और एक नई योजना इस बार, पहले हमने पढ़ी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, और अब एक दूसरी योजना जो इस जो है वो बजट में शुरू की गई है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 15,000 तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का विवरण देखते हैं। इस पेंशन स्कीम में वे अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की उम्र से 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। और यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की उम्र में इस पेंशन से जुड़ने वाला है तो उसे केवल 1,000 रुपए प्रति माह अंशदान 60 वर्ष तक करना होगा। उसके बाद वो 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का अधिकारी होगा। और 18 वर्ष की उम्र से इस पेंशन में शामिल होने वाले कामगार को केवल 55 रुपए प्रति माह अंशदान करना पड़ेगा। और इस व्यवस्था के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है, और अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था भी इसके लिए सरकार कर सकती है। तो एक काफी बड़ी और काफी नई योजना जिससे बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को फायदा मिलेगा। आगे हम बात करते हैं अगले बिंदु की। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के लिए सरकार लगभग 25% या 2 लाख सीटों की व्यवस्था करेगी, जिससे अन्य सीटों पर प्रभाव ना पड़े और 10% की आरक्षण की व्यवस्था को भी लागू किया जा सके। और SC, ST, OBC और अन्य वर्गों का जो पहले आरक्षण था वही अब रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मनरेगा के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है मनरेगा को बढ़ावा देने के लिए। आगे करते हैं आगे कर के संबंध में। तो कर के संबंध में 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपए की वसूली से बढ़कर इस वर्ष लगभग 12 लाख करोड़ रुपए कर के संबंध में वसूली केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, और इससे सरकार को काफी अधिक फायदा मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि GST 40 लाख के टर्नओवर तक जो है वो GST रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी अब, और 5 करोड़ से कम टर्नओवर पर तिमाही GST रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो GST रिटर्न भरने वालों के लिए एक प्रकार से ये एक अच्छी खबर है। आगे बात करते हैं कि हमारे सिनेमा के लिए, तो फिल्म शूटिंग के लिए भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की क्लीयरेंस की सुविधा मिली है, और पायरेसी वगैरह के ऊपर भी जो है वो सख्त रूप से कानून बनाने का सरकार ने प्रयास किया है। तो कैपिटल टैक्स बेनिफिट, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 के तहत एक आवासीय घर में निवेश बढ़ाकर 2 आवासीय कर दिया गया है। अगर हम आगे बात करेंगे अगले बिंदु की, तो बिंदु है राजकोषीय घाटा। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 3.4% रहा, जिसे 2019-20, 2021 तक जो है वो कम करके 3% तक लाने का लक्ष्य जो है वो सरकार के द्वारा तय किया गया है। आगे हम बात करेंगे कि भारत में अभी तक जो है वो 21 एम्स स्थापित किए जा चुके हैं, और 22वां एम्स जो है वो हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो थी वो बजट की प्रमुख बातें थी, या ये बजट के मुख्य विशेषताएं थी जो इस बार के नए बजट में है, और परीक्षा की दृष्टि से ये सभी विशेषताएं बहुत ही उपयोगी है। अब हम आगे बात करते हैं कि बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं, या इसे नाम दिया गया है विजन 2030। सरकार की जो मंशा है वो आगे 10 सालों के लिए एक प्रॉपर एजेंडा है, और वो प्रॉपर एजेंडा क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। या ये कह सकते हैं कि बजट में प्रस्तावित नई योजना, ये भावी योजना है कि भावी देश किस प्रकार से होगा, या देश में क्या क्या व्यवस्थाएं होगी उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले पहला बिंदु कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। दूसरा बिंदु डिजिटल भारत का निर्माण करना, एक ऐसा भारत जो डिजिटल हो, संपूर्ण सुविधाएं हो, इलेक्ट्रिकल मामलों में भारत जो है वो नंबर 1 पर आए। भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों या इलेक्ट्रिकल वाहनों और नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण औद्योगिकरण विस्तार के माध्यम से रोजगार सृजन, मतलब गांव में जगह जगह पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, उन इंडस्ट्री से, उन उद्योगों से गांव के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस रोजगार सृजन से जो है वो हम निर्धनता को भी कम कर सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे अगले बिंदु की, तो सुरक्षित पेयजल हो, स्वच्छ नदियां हो, सिंचाई में जल का कुशल उपयोग हो, यह सुनिश्चित करना इस सरकार के आगे के विजन का जो है वो एक भाग है। फिर अगला बिंदु अगर हम बात करेंगे तो भारत के तटीय और समुद्री मार्गों के माध्यम से देश के विकास को सशक्त बनाना, मतलब समुद्री मार्ग के माध्यम से, तटीय मार्ग के माध्यम से देश के विकास को बढ़ाने का भरसक प्रयास करना। आगे हम बात करेंगे कि 2022 तक गगनयान में किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को जो है वो अंतरिक्ष में भेजना, ये एक बहुत बड़ी योजना है। आज भारत अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी के मामले में जो है वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। और इसी कार्यक्रम में गगनयान प्रोग्राम के अंतर्गत, गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का जो है वो योजना है। फिर खाद्यान्न उत्पादन और निर्यात में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो है 2030 तक स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता को सुनिश्चित करना, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो है वो सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिर अब भारत को एक न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले एक ऐसे राष्ट्र का रूप देना जहां एक चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के अभिशासन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। मतलब सरकार की मंशा है कि वो सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है ताकि व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जा सके। और एक अन्य बिंदु की 1 लाख गांवों को 2030 तक डिजिटल बनाने की घोषणा इस सरकार के द्वारा की गई है। तो ये थी बजट की मुख्य बातें, और ये सभी बातें केवल वही हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। अंत में कहना चाहूंगा कि और अन्य इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स जो है उसको देख सकते हैं। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कृपया अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।